तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, इसका जो कल आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है, यानी कि 13 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 13 अक्टूबर 2025 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का पेपर होगा, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 6 का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर जो हमारा छठा सैंपल पेपर है उसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने 5 सैंपल पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कार्टून का वीडियो अपलोड कर दिया है, मैप का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा वन शॉट का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उन सभी वीडियोस को आप जा करके देख सकते हैं। चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग छठा सैंपल पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दिल थाम करके बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न आपको पता ही होगा, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं सीधा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की तरफ आपको लेकर के चलूंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि सैंपल पेपर में आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा। पेपर का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चंस को करते हुए चलिए, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पैटर्न मैंने आपको पहले से ही बता रखा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है सो कि एक केस दे रखा है, ठीक है, यानी कि एक केस स्टडी दे रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको आपको रीड करना है पूरा, ठीक है। तो ये केस स्टडी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यानी वैश्वीकरण के ऊपर दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना हो और आपका कीमती वक्त बचे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए सारा कुछ, क्योंकि जो क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इसी के अंदर से लिए गए हैं और आंसर भी आपको इसी के अंदर से ढूंढ करके लिखना है, या हिंट दे रखा होगा उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसी के अंदर से पहला क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के अनिवार्य कार्य कौन से है। आज के वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जो राज्य है, यानी राज्य पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोलते हैं, तो कोई भी देश है तो उसका एक मैंडेटरी काम क्या होता है, तो उसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। यानी कि किसी भी देश का एक बहुत जरूरी काम ये होता है कि वो अपने देश में सिक्योरिटी सुरक्षा बनाए रखे और जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, एक तरह से जो सिस्टम है उसको स्टेबल रखे। तो ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1.2 में हमसे पूछ रहा है कि भारत ने कौन से वर्ष में वैश्वीकरण को अपनाया। तो भारत ने 1991 में 1991 में एलपीजी के तहत जो है सो कि वैश्वीकरण को अपनाया था। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, यानी कि उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि आपका जो निजीकरण होता है, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो हमने वैश्वीकरण को कब अपनाया बच्चों? वैश्वीकरण को हमने अपनाया 1991 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1.3 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको चार में से ये पहला वाला कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, ये सही नहीं है कि नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा कमजोर है, ठीक है। यानी कि ये चीज गलत है। नई प्रौद्योगिकी का मतलब, प्रौद्योगिकी जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आने से कोई देश जो है, कोई राज्य जो है वो कमजोर नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी आने से कोई भी देश कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1.4 में हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर कि भारत ने वैश्वीकरण क्यों अपनाया। तो उस टाइम पे ना वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की दर जो है सो कि प्राप्त करने के लिए, ऊंची दर प्राप्त करने के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। ये बात है सन 1991 की, ठीक है। क्या हुआ था ना कि भारत के पास ना बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो गई थी। हमारे पास जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर वगैरह जो देश रखते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। इसको और अगर मैं एकदम और अच्छे से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश है ना, तो वो अगर इंटरनेशनली व्यापार करता है, अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश से व्यापार करता है, तो उसको डॉलर नाम की करेंसी की जरूरत पड़ती है, जो कि अमेरिका का करेंसी है, अमेरिका का रुपया है एक तरह से, ठीक है। तो सभी देश अपने पास डॉलर रखते हैं। तो हमारे पास उस टाइम पे डॉलर की कमी हो गई थी 1991 के अंदर,
ठीक है, डॉलर की कमी हो गई तो हमें मान लीजिए बाहर से अगर तेल मंगाना है, कौन सा तेल, खाने वाला तेल या फिर जो हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं वो वाला तेल हो गया, मिट्टी का तेल, सरसों, जो भी तेल मंगाना है बाहर से, ठीक है, इंपोर्ट करना है अपने देश में, तो हमें चाहिए डॉलर, ठीक है। अब 1991 में डॉलर हमारे पास एकदम से खत्म हो गया था, हमारे पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि अगले 15 दिन तक हम अपने देश को चला सकते थे और 15 दिन तक जो भी हमें मंगाना हो बाहर से मंगा सकते थे। उसके बाद हमारा जो फॉरेन रिजर्व हो जाता वो हो जाता शून्य, यानी कि हम लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते। जैसे आज के टाइम पे श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया है, कंगाली छा गई है उस देश में, पाकिस्तान होने वाला है, यानी आसपास के बहुत सारे देशों में आप देखेंगे। इसीलिए हमने क्या किया, वैश्वीकरण को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, प्राइवेट प्लेयर्स को भी जगह दिया अपने देश में, ठीक है। और हम क्या हुए, वैश्वीकरण को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बूम की और आज के टाइम पे जो उस टाइम पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद 15 बिलियन या उससे भी ज्यादा कह लीजिए 15 से 20 बिलियन डॉलर था हमारे पास उस टाइम पे, ठीक है, या ये थोड़ा नंबर कम बेसी भी हो सकता है। इतना डॉलर था हमारे देश के पास। कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1991 के आसपास, जब हमारे देश में आर्थिक रूप से संकट आया हुआ था, ठीक है। जैसे ही हमने वैश्वीकरण को अपनाया, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ करके आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 भी खत्म होने वाला है, हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास फॉरेन जो करेंसी सॉरी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, वो है हमारे पास टोटल आपका 530 या फिर $550 के आसपास ले लीजिए। ये 600 के भी पार चला गया था लेकिन अभी 550 के आसपास चल रहा है। सोचिए इतना ज्यादा हमने ग्रोथ दिखाया है ग्लोबलाइजेशन को अपना करके, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो इस तरह से ये केस आएगा, इसको आपको रीड करना होगा अच्छे से, देन इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हिंदी मीडियम में, वही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में आएगा और उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर भी थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन है, इनको भी आप रीड कर लीजिए, देन इसके बेसिस पे जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिंदी मीडियम में, सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा। देखिए 1.1 में वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्टेट यानी किसी भी देश वगैरह के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1.2 में कि इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन को कब अडॉप्ट किया, 1991 के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है 1.3 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा, यानी ए में जो स्टेटमेंट दे रखा है कि द स्टेट इज नाउ मोर जो है कि वल्नरेबल देन एवर बिफोर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ गलत बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 1.4 में क्या पूछा था हमसे कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन। तो हमने ग्लोबलाइजेशन को क्यों अडॉप्ट किया था, हमने इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि हम उस टाइम पे हमारे देश में वित्तीय संकट चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और हम लोग अचीव करना चाहते थे न्यू जो सो कि या कह लीजिए हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक जो सो कि ग्रोथ, और आज के टाइम पे हम लोग अचीव भी कर गए हैं। ग्लोबलाइजेशन को अपनाने के बाद आज के टाइम पे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है ना, जो ग्रो कर रही है वो इंडिया है। भारत का जो अभी आईएमएफ ने डाटा निकाला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, वो निकाला है 6.2%, 6.2% के हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में। और आप देखेंगे, आप ये सुन करके बहुत चौंक जाएंगे कि आपको पता है पाकिस्तान कह रहा हूं, आपका यूएसए, अमेरिका जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आता है, उसकी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, 1%। सोचिए 1% के हिसाब से उसका इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो सोचिए जब से हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है तो हमें कितना ज्यादा फायदा देखने को मिला है। कई नुकसान भी हुए हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा केस स्टडी बेस्ड है, ये ब्रिक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आप यहाँ पर पूरा का पूरा रीड कर लीजिए और इसी से रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर सब देखने वाले हैं। ब्रिक्स को लेकर के ही एक बात मेरे दिमाग में आ गई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। एक वीडियो में ना मैंने ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा गलत बता दिया, मैंने बता दिया 2009 में हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो 2006 के अंदर रूस के अंदर 2006 में आपका ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जो सीबीएसई ने आपका जो स्टडी के लिए दिया है, पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल दिया है आपका एडिशनल टॉपिक्स में, उसमें ये दे रखा है। वैसे अगर आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल मैंने किया था तो 2009 आया था, ठीक है। तो 2009 मैंने वहां पर बता दिया, लेकिन जो आपका सीबीएसई ने दिया है हम लोग वो मानेंगे। कई सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको आंसर लिखना है 2006 में हमारा ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये होता है। आगे चले 2.2 में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, जब ब्रिक्स को हम लोगों ने बनाया, ठीक है, सबने मिलकर के, सारे देशों ने मिलकर के बनाया, तो क्यों बनाया? तो वो इसलिए बनाया ताकि आर्थिक सहयोग मिल सके एक देश से दूसरे देश को, ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। आई होप कि आपने ये वाला जो ये केस स्टडी दे रखा है इसको रीड कर लिया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं और इसी में से आपको ढूंढ ढूंढ करके आंसर लिखना है, और जिसका आंसर यहाँ डिट्टो नहीं मिलेगा उसका हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 2.3 में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि किस देश को शामिल करने से ब्रिक जो है आपका ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका को हमने शामिल किया। देखिए पहले जो आज के टाइम पे जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं, ये पहले ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, पहले ये हुआ था ब्राजील, पहले ये हुआ करता था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, ये ब्रिक हुआ करता था। देन 2010 के आसपास, एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2009 में अपनी पहली बैठक को दक्षिण अफ्रीका में शामिल किए जाने के बाद, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2009 दे रखा है, तो 2009 लिखेंगे। अब 2009 में जो है सो कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद जो है ये ब्रिक्स बन गया, क्योंकि इसके अंदर एस जुड़ गया। देखिए यहाँ पर आंसर आपको वही लिखना है जो आपका इसके केस स्टडी के अंदर दे रखा हो, वो मायने नहीं रखता कि आपका एनसीईआरटी में क्या दे रखा है या फिर आपका जो है सो कि गूगल वगैरह पे क्या दे रखा है। जो केस स्टडी में दे रखा है ना वही आपको लिखना है, क्योंकि उसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो 2009 में साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया, उसके बाद ब्रिक को हम लोग ब्रिक्स बोलने लग गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 2.4 में क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर कि ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन जो था, 11th समिट जो था 2019 में कौन से देश में हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था, ठीक है, ब्राजील में ब्रिक्स का 11th समिट हुआ था। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सेम यही क्वेश्चंस जो है आपके इंग्लिश मीडियम में पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस स्टडी आपको दे रखा है, इसको आपको रीड करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके ये रीड कर सकते हैं, देन इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर हम देते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया कि इन विच ईयर ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड, 2006। उसके आगे चले तो अगला है 2.2 में कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो इसलिए ब्रिक्स को एस्टैब्लिश किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 2.3 में कि द इंक्लूजन ऑफ विच कंट्री ट्रांसफॉर्म ब्रिक इनटू ब्रिक्स, ठीक है, तो यानी कि ब्रिक जो है वो ब्रिक्स कैसे बन गया, किस कंट्री को इंक्लूड करने के बाद? तो वो था हमारा साउथ अफ्रीका 2009। अकॉर्डिंग टू जो आपका ये केस स्टडी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है 2.4 में क्या बोल रहा है कि इन विच कंट्री वाज द 11th ब्रिक समिट इन 2019 हेल्ड, ठीक है, मतलब किस कंट्री के अंदर एक तरह से ब्रिक्स का जो है सो कि 11वां सम्मेलन हुआ था, तो ब्राजील के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि होने वाले हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जिनको आपको एकदम केयरफुली ध्यान से रीड करना है और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक सोर्स दे रखा है, छोटा सा एक सोर्स है जिसके अंदर मानव की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं, इसके बारे में बता रखा है, यानी मानव की सुरक्षा के बारे में बात कर रखा है। इसको वीडियो को पॉज करके इन लाइनों को आप रीड कर सकते हैं। इन्हीं लाइनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर आपको देना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आप क्या शामिल करना चाहेंगे, स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। यानी कि अगर मानव की सुरक्षा करनी है तो उसका अर्थ क्या होगा, क्या चीज उसके अंदर आप शामिल करना चाहेंगे मानव की सुरक्षा के अंदर। तो आप ये लिख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन की भूख, बीमारी तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना ही मानव की सुरक्षा का व्यापक अर्थ होता है, अकॉर्डिंग टू इस पैराग्राफ के, या ये जो सोर्स दे रखा है, स्रोत दे रखा है आपका, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको,
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है कि ऐसे 4 खतरों की पहचान कीजिए जिनसे लोगों को बचाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे खतरे जिनसे लोगों को बचाना चाहिए, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उससे बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जो इंटरनेशनली टेररिज्म देखने को मिलता है ना हमें, जैसे पाकिस्तान जैसे जो देश है वो जो है आतंकवाद पैदा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आतंकवाद से बचाना चाहिए लोगों को। और यहाँ पर मैं एक फनी बात ऐड करना चाहूंगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पाकिस्तान के बारे में ऐसा मत बोलो। तो भाई देखो, हालांकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बस बोल देता हूँ मजाक मजाक में, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। ठीक है, कि मैं उस देश की बुराई करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है ना भाई, वो सच होता है। सच, आपने एक बात भी सुना होगा कि सच कड़वा होता है। तो भाई पाकिस्तान के लिए तो ये सच है। अब भाई मानो या ना मानो, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, और हम इंडियन से भाई, हम लोगों को सच बोलने की आदत होती है। ठीक है, खास करके ऐसे मामलों में तो बोलते ही रहते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे खतरे जिनसे लोगों को बचाना चाहिए, तो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बचा सकते हैं। आतंकवाद से बचा सकते हैं लोगों को। एड्स नाम की जो बीमारी होती है ना, उससे बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य महामारियों से बचाया जा सकता है, जैसे कि कोविड-19 कोरोना जो अभी फैला था, उससे लोगों को बचाया जा सकता है, सुरक्षा करने के लिए लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ आप क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर्स को, सेम वही क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में आएगा, बस मीडियम बदल जाता है, क्वेश्चन आंसर्स वही रहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन द ब्रॉड सेंस ऑफ जो है सो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हाट वुड यू लाइक टू इंक्लूड, एक्सप्लेन। टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हंगर, डिजीज एंड नेचुरल जो है सो कि कैलमिटीज। ठीक है, तो इस तरह से इनको अगर किसी व्यक्ति को या किसी मानव की सुरक्षा करनी है, तो उसको भूख से बचाओ, उसको बीमारी से बचाओ, और प्राकृतिक आपदाएं वगैरह है उनसे बचाओ। तो यही उसकी वास्तविक सुरक्षा होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था इसमें कि आइडेंटिफाई 4 सच डेंजरस फ्रॉम विच पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो 4 ऐसी चीजें बतानी है जिससे बचाया जा सकता है लोगों को। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि जो हो रही है, उससे बचाया जा सकता है लोगों को। इंटरनेशनल टेररिज्म से बचाया जा सकता है। एड्स नाम की बीमारी से बचाया जा सकता है। और हेल्थ की जो एपिडेमिक्स आती है या पैंडेमिक्स आती है, उनसे बचाया जा सकता है लोगों को। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो है वो स्रोत आधारित ही है। तो यहाँ पर आपका स्रोत ये दिया हुआ है दक्षिण एशिया के संदर्भ में। ठीक है, साउथ एशिया जो है हमारा, उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड आपका ये स्रोत है। इसको आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये वाला जो स्रोत है ये मैंने पहले वाले पेपर्स के अंदर भी डिस्कस कर रखा है। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिड टर्म सैंपल पेपर क्लास 12 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको खजाना मिल जाएगा। इतने सारे पेपर बना दिए ना भाई कि क्या ही बोले। ठीक है, और आपका साथ है ये हम नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। आपका साथ 4 तारीख तक रहेगा, पेपर के संदर्भ में बता रहा हूं। वैसे भी बहुत बोर्ड तक साथ रहेगा आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आपके साथ हम लोग रहेंगे और आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं और वीडियोस को बनाने के लिए, तो वीडियोस को जितना ज्यादा लाइक आप कर सकते हैं उतना ज्यादा लाइक कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप 1 लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ताकि हम और आपके लिए वीडियोस बनाएं। हमें लगता है बच्चों को और जरूरत है, तो हम बहुत आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक जरूर किया कीजिए। खैर, ये आपका स्रोत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसी स्रोत के अंदर से अब हमसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर हमें देना है। तो इसी जो स्रोत है यानी सोर्स है, इसके अंदर से पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की लोकप्रियता का आकलन कीजिए। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र जो है वो काफी फेमस रहा है, एक तरह से प्रतिनिधि मूलक रहा है, जिसको जन जन पसंद करता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को 5 बड़े देशों में प्राप्त व्यापक जन समर्थन के कारण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, जहां अमीर और गरीब विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले नागरिक लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। यानी कि लोकतंत्र को बहुत सारे देशों ने अपनाया है, और लोकतंत्र ही ऐसा जरिया माना जाता है ना, जो बोला जाता है कि एक गरीब भी उसको अपना सकता है, एक गरीब भी लोकतंत्र का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, और एक अमीर व्यक्ति जो होता है ना, वो भी लोकतंत्र का समर्थन करता है, लोकतंत्र का सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में
लोकतंत्र को व्यापक समर्थन मिलने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यानी जो दक्षिण एशिया है हमारा, साउथ एशिया जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 ऐसे बड़े बड़े देश है जहां पर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया है, समर्थन मिला है। तो ऐसे क्या कारण है कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया है? तो देखिए उसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में लोकतंत्र को व्यापक समर्थन प्राप्त होने का, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में सपोर्ट मिलने का कारण यह है कि यह उन देशों के अनुकूल था तथा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद जगाता था। यानी कि लोकतंत्र जो है ना उन देशों के लिए एकदम सही माना जाता था, और ये लोकतंत्र अगर आ गया तो वहां के लोग मानते थे कि ये जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से या लोगों से, वो पूरी हो जाएंगी। इसीलिए दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में लोकतंत्र जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सोर्स है आपका इंग्लिश मीडियम में। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा सोर्स को रीड कर सकते हैं। मैंने आपका हिंदी में डिस्कस कर लिया, अब इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सोर्स दे रखा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी के अंदर से पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट द पॉपुलैरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा कि एनालाइज द रीजन फॉर वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन द 5 मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो ये कारण है जिस कारण से वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है सो कि सपोर्ट मिला है या लोग उसके फेवर में रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को जो है पूरा करता है डेमोक्रेसी। ठीक है, लोगों की, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ध्यान रखिएगा, ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे और आपके जो स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिया आपका। ठीक है, अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके कार्टून वाले क्वेश्चन। 5वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका कार्टून पर आधारित होगा, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये आपका एक कार्टून दे दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक तरह से ये बैनर लगा रखा है इस टाइप से, और इसमें लिखा हुआ है सार्क का समिट हो रहा है, सार्क का सम्मेलन हो रहा है। फिर आप देखेंगे और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगा रखी है, लंबी सी टेबल जिसमें लोग खाना खाते हैं ना, डिनर टेबल जिसको आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, उस टाइप का एक टेबल लगा रखा है। ऐसी टेबलों पे मीटिंग वगैरह भी होती है। तो यहाँ पर ये जो टेबल लगाया है खाना खाने के लिए नहीं लगाया, मीटिंग करने के लिए टेबल लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर टेबल तो लग गया, उसके बगल में कुर्सियां भी लगी हुई है। ये देखेंगे, इस कुर्सी पर देखेंगे, हर एक कुर्सी पर ना नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान, पाक लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इस कुर्सी पर कुछ नाम लिखा हुआ है, इस कुर्सी पर श्रीलंका लिख रखा है, इस पे नेपाल लिख रखा है। ठीक है, इस पे मालदीव्स लिख रखा है, इस पे इंडिया लिख रखा है। सारी कुर्सियां है, टेबल है, बैनर लगा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअली में होना चाहिए, यानी कि इन कुर्सियों पर बैठकर लोग बात करते हैं ना, वही नहीं है। वही सब क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं भागो भागो भाई, बात नहीं होने वाला है, सार्क वार्क कुछ नहीं है भाई, निकल लो इधर से। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। तो ये आपका सार्क के बारे में ये कार्टून दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी कार्टून से संबंधित देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए, वह इस संगठन की स्थापना कब हुई। तो सार्क का अगर विस्तृत रूप बात करें, मतलब विस्तृत रूप होता है, फुल फॉर्म होता है आपका, तो वो होता है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर इसका स्थापना की बात करूं कब ये बना था, तो 1985 यानी 1985 के अंदर सार्क को बनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कार्टून के अंदर से कि कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी हैं। ठीक है, एक तरफ से मान लीजिए डायरेक्ट जो है ना विरोध करते हैं, इसीलिए सामने सामने बैठाया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर, और देशों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है गड्ढा नहीं मिलेगा, इस टाइप का ये जो गड्ढा है ना ये नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में ये गड्ढा मिलेगा और बीच में ये बॉर्डर है कुर्सी के रूप में। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दोनों का एक तरह से ना, मतलब एक तरह से दुश्मनी दिखा रहा है कि हाँ भाई दोनों जो है ना एक दूसरे का विरोध करने वाले देशों में से है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, जिसमें आपको ये कार्टून रीड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सेम कार्टून रहेगा आपका। और देखिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कैसे पूछेगा इस कार्टून से रिलेटेड, वही क्वेश्चन रहेंगे, बस मीडियम चेंज हो जाएगा। इस तरह से पूछा है यहाँ पर आपसे कि राइट द डिटेल्ड
फॉर्म ऑफ सार्क एंड व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि ये जो सार्क है उसका फुल फॉर्म बताना है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है कब बना था, कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और ये 1985 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था सार्क आपका। आई होप कि आपको कार्टून वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कार्टून वाला कि व्हाट मैसेज डज द पोजीशन ऑफ द चेयर्स इन द कार्टून कन्वे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर डायरेक्ट जैसे कि ओपोनेंट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक तरह से कह लीजिए प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी है आज के टाइम पे, लेकिन एक तरह से ना दुश्मन आप कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी कह लीजिए, ठीक है, या कहते भी हैं। इसके अंदर हमसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, एक एक नंबर वाले। इसके अंदर आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो भी पूछे जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि छठे क्वेश्चन से लेकर के 21वें क्वेश्चन तक, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 21 तक जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सारे के सारे इसमें पूछे जाएंगे आपसे 6 से लेके 21 तक, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, क्या पूछ रहा है छठा क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कितने ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, तो 6 ऑर्गन है, 6 अंग है टोटल, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, तो 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो पेरिस फ्रांस के अंदर यूनेस्को का आपको मुख्यालय हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला मतलब यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, तो पेरिस फ्रांस के अंदर आपको यूनेस्को का जो है सो कि हेडक्वार्टर मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। यूनिसेफ जो होता है उसका जो है सो कि स्थापना जो किया गया, एस्टैब्लिशमेंट जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो यूनिसेफ का जो स्थापना किया गया था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ ही रहा है तो भाई वीडियो लाइक करिए दो यार, ठीक है, लाइक कर दो, और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन तो बढ़ता है। साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और बता दो कि सर आपके लिए एक ऐसी यूनिक सी सीरीज लाए हैं जिसके अंदर आपको भर भर के सैंपल पेपर्स देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 17 तारीख को जो पेपर होने वाला है, मिड टर्म एग्जाम जो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। खैर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आईएलओ का मुख्यालय कहां स्थित है। आईएलओ का फुल फॉर्म समझ लीजिए। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया में जो लेबर उबर होते हैं ना उनका मतलब उनकी एक तरह से सुरक्षा करता है कि लेबर को भाई आप 8 ही घंटे काम करवाओगे, ऐसा नहीं कि आप एक लेबर से 25 घंटे तो होते भी नहीं, सॉरी, आप एक लेबर से 20 घंटे काम करवा रहे हो, 22 घंटे काम करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये तय करता है। तो वही यहाँ पर इसी के बारे में पूछा है कि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको आईएलओ का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ लोकेटेड, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आईएलओ का हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं, ठीक है, यानी कि कह लीजिए भारत का जो राष्ट्रीय निर्माण हो रहा था उसके अंदर कौन सा जो चीज था वो बाधा डाल रहा था राष्ट्र के निर्माण में, एक नेशन को बिल्ड करने में, तो निरक्षर था। बहुत कम लोग उस टाइम पे पढ़े लिखे थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1900, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1947 की, तो उस टाइम पे बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो हमारे देश को बनाने में एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगला था जातिवाद की प्रॉब्लम, हालांकि आज तो ये काफी कम हो गया है शहरों वगैरह में, गांव में तो अभी भी देखने को मिलता है कि तू ऊंची जाति का है, मैं नीची जाति का हूँ, इस टाइप का होता है ना कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तो मैं तेरा छुआ हुआ पानी नहीं पी सकता हूं। तो एक ये जातिवाद का एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था जिससे कि बाधा आ रही थी हमारे देश को बनाने में। अगला बेरोजगारी की समस्या बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था
हमारे नेशन को बिल्ड करने में यानी राष्ट्र को बनाने में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशन को बिल्ड करने में, इंडिया को बिल्ड करने में क्या क्या प्रॉब्लम आया था। तो जो इनलिटरेसी आया था, यानी कि अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे। रेसिज्म आया था, यानी कि रेसिज्म होता है आपका जो जातिवाद में मानने वाले लोग होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था उस टाइम पे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1950 के अंदर जो था हमारा योजना आयोग को बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश। तो 1950 के अंदर जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो उसको स्टैब्लिश किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, ठीक है। व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया। तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, अटैक किया था, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया। तो 1962, ठीक है, 1962। आई होप कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक, ये जो है खाली स्थान वाले होने वाले हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको खाली स्थान भरना होगा, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल करने का समझौता किया। तो यथास्थिति को बहाल करने का समझौता किया। निजाम कौन था? हैदराबाद का जो है कि राजा था, एक तरह से शासक था, जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बनाई कि अभी रहने दीजिए, अभी देखते हैं, ठीक है, इस टाइप करके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द निजाम मेड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया इन नवंबर 1947 टू रिस्टोर रिमेन सो, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर फिर निजाम का खात्मा भी किया इंडिया ने, मतलब निजाम को मारा नहीं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, निजाम को मारा नहीं। यहाँ पर क्या किया कि निजाम को हटा दिया गया क्योंकि वो बहुत क्रूरता से काम कर रहा था, और वहां पर भारत ने अपना शासन बहाली किया, ठीक है। ये चीज है, मैंने कई पिछले वीडियोस में 85 बार जो है एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाकर के पिछले पेपर्स देखेंगे, सैंपल पेपर्स, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और पिछले जो मैंने 4 सैंपल पेपर बनाए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, ये 5वां सैंपल पेपर है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन की सन डैश में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसको लेकर के भी कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने 26 दिसंबर बता दिया है। तो अगर आप गूगल पे या विकिपीडिया वगैरह पे देखोगे तो ज्यादातर आपको 26 दिसंबर देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी में मैंने चेक किया तो एनसीईआरटी के अंदर आपका 25 तारीख है। तो आपको जो सही उत्तर लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ जो है कोलैप्स कर गया था, टूट गया था, तो ये लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन डैश। तो दिसंबर 25 1991 के अंदर ये एक तरह से कोलैप्स कर गया था, डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक, डैश वर्षों तक कह लीजिए, शासन किया था। तो 70 सालों तक लगभग कहा जाता है कि 70 सालों तक सोवियत संघ में जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, राज किया था। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि फॉर हाउ मेनी डैश ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी रूल इन द सोवियत यूनियन। तो 70 ईयर्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख 3 चुनौतियों में से एक कौन सी थी। तो देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये छोटे छोटे जो है सो कि रजवाड़ों में बटा हुआ था, और लगभग 565 रजवाड़े थे इसके अंदर, प्रिंसली स्टेट जिसको आप कहते थे, उसके अंदर बटा हुआ था, ठीक है। तो इसको एक भारत बनाना था, अखंड भारत बनाना था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया भी। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर आपका गुजरात से असम तक एक भारत, अखंड भारत बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे हम अपने कंट्री को एक धागे के सूत्र में, यानी कि एक देश के अंदर मतलब जोड़े, ठीक है, इस तरह से बांधे। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो ट्राइंग द कंट्री इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी। तो ये एक मेजर चैलेंज था उस टाइम पे। आगे चलते हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 19 तक आएगा, और ये भी एक एक नंबर के होने वाले हैं। ये क्या होगा ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, और ये आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। उस स्टेटमेंट के बारे में बताना होगा, ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो 17वां क्वेश्चन 1 नंबर के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1947 में हुई थी। यानी कि जो हमारा आईएमएफ बना था ना वो 1947 में बना था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आईएमएफ कब बना था बच्चों? आईएमएफ बना था 1944 में, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके तहत, तो 1944 के अंदर आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, तो ये रॉन्ग है आपका इंफॉर्मेशन। 1944 के अंदर जो है इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था? तो 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो पहली विश्व युद्ध जैसी घटना आगे ना हो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, एलएन बनाया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया आपका। कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 से लेकर के 1945 तक, यहां तक चला आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो बोला भाई तुम्हें जो काम दिया था वो तुम कर ही नहीं पाए, तो लीग ऑफ नेशन टूट गया और 1945 में हमारा क्या बन गया? यूएनओ बन गया। और आज के टाइम तक भी कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए यूएनओ आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी उसका अस्तित्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूएनओ कब बना था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये गलत दे दिया है आपका, तो इसका मतलब आपको लिखना है रॉन्ग स्टेटमेंट, इस टाइप से गलत लिख दीजिएगा आप, ठीक है, फॉल्स। और यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कि यूएनओ के वर्तमान जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस जी है, वो बिल्कुल सही है। अभी जो करंट टाइम में जो आपका महासचिव है, ठीक है, वो एंटोनियो गुटेरेस जी है, तो ये सही इंफॉर्मेशन है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द करंट एक तरह से जो आपका सेक्रेटरी होता है या कह लीजिए जो महासचिव है यूएनओ के, वो एंटोनियो गुटेरेस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20वां और 21वां, ये दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनका आंसर आपको संक्षिप्त में देना है, यानी शॉर्ट में इसका आंसर लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका ये, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1992, यानी 1992, 1 नवंबर 1992 के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि व्हेन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो नवंबर 1 1992 के अंदर ये जो है सो कि यूरोपियन यूनियन जो था आपका एस्टैब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेला ही G8 का सदस्य है? तो जापान एक ऐसा कंट्री है एशिया का जो कि G8 जो है ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, ठीक है, इसका मेंबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कंट्री ऑफ एशिया इज द ओनली मेंबर ऑफ G8, तो जापान लिखेंगे यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी में आपको एक चॉइस देखने को मिल जाएगा, अथवा देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कि आसियान का कोई एक संस्थापक देश बताना है। तो आसियान का एक संस्थापक देश है मलेशिया। आपको पता होना चाहिए 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन करके, और उनमें से एक था आपका मलेशिया। 5 देश आपके मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह से करके थे। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि 5 कौन से देश थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी। जिसका कमेंट सही होगा, जिसका आंसर सही होगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने सही कमेंट किया है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि एनी वन फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान, तो मलेशिया आप आंसर में लिख सकते हैं। आई होप कि इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसका लिख करके उत्तर देना है आपको, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, यानी कि आप जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले तो सेक्शन सी के अंदर 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन टोटल आपसे मतलब पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको लिखना है। अगर तीनों का आंसर अगर आप सही लिख देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी के जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हमसे आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं बच्चों। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का 22वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आसियान के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसियान जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका,
उसका कोई 2 उद्देश्य बता दीजिए। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बताना है आपको। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी संगठन का अगर आपसे उद्देश्य पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, तो एक ब्रह्मास्त्र बता रखा है कि आंख मूंद करके ये लगा दीजिएगा कि शांति बनाए रखने के लिए उस संगठन की स्थापना की गई है, ठीक है। आर्थिक विकास करने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए, सांस्कृतिक विकास करने के लिए उस संगठन की स्थापना की गई है, ताकि उस संगठन के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, यानी कि सदस्य देश है, उन सभी देशों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास हो सके। इसीलिए उनका जो है उनको बनाया गया, उनको एस्टेब्लिश किया गया है। तो यही उनके उद्देश्यों के अंदर लिख सकते हैं, और यही उद्देश्य सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे उसके होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका कोई संगठन का आपसे उद्देश्य पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, अगर आपको नहीं आ रहा हो उसका आंसर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ बता रखा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना, ये आसियान का एक उद्देश्य है कि क्षेत्रीय, रीजनल लेवल पे जो पीस है और स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना। अगला है कि क्षेत्र के आर्थिक विकास करना, जो आसियान है उसके अंदर जितने भी देश आते हैं सबका आर्थिक, इकोनॉमिकली ग्रोथ करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। कोऑपरेशन को जो है सो कि एक तरह से बढ़ावा देना। तो ये आसियान का उद्देश्य है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें लगभग इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। तो पहला आप लिख सकते हैं टू इंश्योर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगला आप लिख सकते हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन ऑफ द रीजन, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, जिसके ऊपर अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा अंतर होता है बच्चों। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, मैं आपको लिख करके भी बता देता हूं। देखिए पहले ये हुआ करता था BRIC, ठीक है। BRIC मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर ब्रिक में ब्राजील नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा भाई ब्राजील आएगा यार, ब्रिक्स में ब्राजील आता है और बी का मतलब ब्राजील ही होने वाला है। ब्रिक्स जो शब्द है ना, अगर इसमें एस जोड़ दूं तो ये साउथ अफ्रीका हो जाता है। यहाँ पर 2009 में आपका दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था, जब इसको हम लोग ब्रिक्स बोलने लग गए। और ये जो है आपका ब्रिक्स, इसको इस्तेमाल किया जाता है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, और कह लीजिए उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ठीक है। ब्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी देख लेते हैं क्या आंसर है। कि ब्रिक्स शब्द ब्राजील, रूस, भारत और चीन को संदर्भित करता है, और 2009 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद हम इसे ब्रिक्स कहते हैं, या ये कह लीजिए ये ब्रिक्स हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक्स एंड, यहाँ पर ब्रिक्स लिख दिया, ऐसे नहीं जुड़ेगा, पहले ब्रिक आएगा एंड ब्रिक्स आएगा, ठीक है। तो पहले इसको ब्रिक बोलते थे, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आता था, और बाद में ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, जब इसमें साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया 2009 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था। आसियान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1967 के अंदर, और आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना की गई है वो की गई है 1994 के अंदर, 1994 के अंदर, ठीक है। तो कब की गई है? 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे यहाँ पर आसियान क्षेत्रीय मंच की बात करता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और आसियान जो है उसका लिख देते हैं, आसियान का 1967 लिख देते हैं। तो ये नहीं लिखना है आपको। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 के अंदर, और ये जो था आसियान क्षेत्रीय मंच जो बनाया गया, इसका उद्देश्य था इसके जो मेंबर कंट्री है, सदस्य देश है, उनकी सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना, उनकी सिक्योरिटी हो गया और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक तरह से बैलेंस क्रिएट करके चलना, ठीक है। तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच ईयर वाज आसियान रीजनल फॉर्म एस्टैब्लिश, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो इस तरह से आप यहां देख सकते हैं 1994 में हुआ था, और इसका पर्पस था कि फॉरेन पॉलिसी और जो सिक्योरिटी है उसके अंदर एक तरह से स्टेबलाइजेशन लाना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों वो 4 नंबर के लिए करने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। सामान्य निर्देश जो है उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है। तो 25 से लेके जो भी आगे हम क्वेश्चन अब करेंगे ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, सेक्शन सी के अंदर ही। तो 4 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमसे कि भारत को किन आधारों पर
21वीं शताब्दी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है। उदीयमान शक्ति मतलब एक तरह से राइज करता हुआ कंट्री, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक तरह से डेवलप हो रहा है, ताकतवर बन रहा है, ठीक है। तो क्यों भारत को एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे एक राइजिंग पावर के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर है यार अपने भारत के बारे में, आपको खासियत बता देना है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि विश्व में मानवीय संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है, ठीक है। अगर कोई भी संसाधन ले लीजिए, हमारे पास बस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन आज के टाइम पे उतना नहीं है, वो धीरे धीरे वो भी हो रहा है, लेकिन जो एक बेसिक चीज होना चाहिए ना, वो सब कुछ है हमारे पास। क्या क्या है भाई? खाने के लिए हमारे पास अच्छी खासी खेती होती है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है, बहुत सारे देशों में खाने के लिए खेती भी सही से नहीं हो पाती है, उनको खाना भी इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे खाना मिल जाता है आपको। पानी के लिए बहुत सारी नदियां मिल जाती है, तो पानी मिल गया आपको, ठीक है। मकान मिल जाएगा, बहुत बड़ी जमीन है हमारे पास, जमीन इन द मीन्स कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक सुविधाएं तो है ही, साथ साथ हमारे देश में खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर संसाधनों की बात करें, चीजों की बात करें, तो हमारे देश जो है उससे संपन्न है, सब कुछ संपन्न है। बस तेल वगैरह नहीं पाया जाता है, जो कच्चा तेल होता है जिसमें आपका पेट्रोल डीजल ये सब होता है, वो नहीं मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए संसाधन उतना मिलता है, ठीक है। तो एक ये कारण है कि 21वीं शताब्दी का एक उदीयमान यानी कि राइजिंग पावर कहा जा सकता है इंडिया को। अगला है पॉइंट, आप लिख सकते हैं कि भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है, यानी कि एक मार्केट है, मार्केट का हब बन चुका है। यहाँ पर अपना सामान कोई भी देश आकर के बेचेगा तो उसको मिलियंस एंड डॉलर्स का प्रॉफिट होगा, करोड़ों लाखों रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मार्केट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे देश जो है भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कारण से भी भारत को 21वीं शताब्दी का एक राइजिंग पावर, उदीयमान शक्ति माना जा सकता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। भारत चाहता है कि हम अपना जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन तक लेकर के जाए। अभी आप पूछेंगे कि सर अभी भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, ठीक है, जीडीपी कितनी है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो हमारी जो जीडीपी है करंट टाइम में वो है आपका 3.2 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। तो 3.2 ले लीजिए, 3.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी है, और इसको हम लोग फ्यूचर में इसको 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक ले जाना चाहते हैं। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हम लोग अपना जो जीडीपी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी भारत को, इंडिया को आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में एक राइजिंग पावर कहा जा सकता है। अगला है कि सामरिक दृष्टि से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है, यानी कि अगर मिलिट्री पावर की बात करें या ताकत की बात करें तो भारत जो है परमाणु संपन्न देश है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर बम है हमारे पास, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और सिक्योरिटी के मामले में भी, पावर के मामले में भी हम लोग बहुत ताकतवर है। तो इस चीज को यहाँ पर ये इस तरह से देखा जा सकता है कि भारत आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे चाइना जो है वो जो बार बारी जो है सो कि चाइना, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान जो है वो बार बारी चाइना की गोदी में जाकर के बैठ जाता है कि अरे भैया हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, ये दे दो, लेकिन भारत ये सब चीज नहीं करता है। भारत आत्मनिर्भर है आज के टाइम पे, बहुत सारी चीजें भारत खुद ही बनाता है, मेड इन इंडिया चीजें बनाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिसके आधार पर हमारे प्यारे भारत, हमारे देश को एक राइजिंग पावर कहा जा सकता है, उदीयमान शक्ति के रूप में माना जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन इंडिया बी कंसीडर्ड अ राइजिंग पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो आज के टाइम पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, इन कारणों से 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया को एज अ राइजिंग पावर देखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का ये भी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है आपको, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जिसके अंदर भारत और भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे। ये भारत हो गया, यानी कि मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, जैसे ये इंडिया हो गया हमारा, ये पाकिस्तान हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया आपका, ठीक है, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, इधर मालदीव्स हो गया। तो ये सभी मिलकर के दक्षिण एशिया बनाते हैं। इधर अफगानिस्तान हो गया। तो इस क्षेत्र की, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये एरिया है, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या है, एक तरह से मेन फीचर्स क्या है दक्षिण एशिया क्षेत्र की, ठीक है। तो अगर मेन फीचर्स की बात करूं तो आप लिख सकते हैं यह विश्व का जनसंख्या बाहुल्य वाला इलाका है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है।
अगर मैं अकेले भारत की ले लूं तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भारत में रहती है, सोचिए। और वहीं अगर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इन सबको मिला दूं ना तो पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला जो हिस्सा है ना वो यही है, दक्षिण एशिया है। तो ये खासियत के अंदर आप लिख देंगे, विशेषता के अंदर आप लिख देंगे। अगला आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके क्षेत्र के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप अगला पॉइंट लिखें तो लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर, यानी दक्षिण एशिया जो हमारा क्षेत्र है, साउथ एशिया रीजन जो है, उसके अंदर जितने भी देश आते हैं सभी जो है डेवलपिंग कंट्री की जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगला है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी देश मिलेंगे आपको, चाहे इंडिया ले लीजिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, कोई भी ले लीजिए, तो इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादातर ना कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कृषि प्रधान है। ठीक है, चाहे आप भारत भी ले लीजिए तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान मानी जाती है। अगला है, भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश माना जाता है। इंडिया एक कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है साउथ एशियन रीजन का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ खासियत आप लिख सकते हैं, इन्हीं को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो इजीली आपको जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 100 वर्ड्स के अंदर एटलीस्ट आपको लिखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट द मेन फीचर्स ऑफ साउथ एशियन रीजन, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी यहाँ रहती है इस एरिया में। अगला है कि इस मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं वो सारी कंट्री जो है ना डेवलपिंग कंट्री के जो कैटेगरी के अंदर आती है। और इस एरिया के अंदर, साउथ एशियन रीजन के अंदर जो भी कंट्री आती है उनकी जो एग्रीकल्चर है वो जैसे कि इकोनॉमी का एक मेन हिस्सा है। ठीक है, और अगला है इंडिया एक मेजर कंट्री है इस रीजन का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया, एक अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है बच्चों। इसके चॉइस में ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के लाभों को उजागर कीजिए। ठीक है, क्या बेनिफिट होता है अगर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे यूएनओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, तो उससे क्या फायदा मिलता है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के होने के लाभ देख लीजिए, क्या लिख सकते हैं आप कि अगर अंतरराष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है ये चीज, जैसे पर्यावरण हो गया, महामारी हो गया, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो गया, शांति हो गया तथा अन्य मुद्दे हो गए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी पॉइंट का एग्जाम्पल लूं तो अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है जैसे यूएनओ है, क्या है आज के टाइम पे यूएनओ है, तो अभी आप देखेंगे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, तो अगर इन दोनों के बारे में किसी भी देश को बात करना होता है तो उन लोगों को एक मंच कौन प्रोवाइड करवाता है, यूएनओ प्रोवाइड करवाता है, जहां पर वो जाकर के बात कर सकता है इन दोनों के बीच में। अभी कोरोना चल रहा था, क्या चल रहा था, कोरोना यानी कोविड चल रहा था। ठीक है, तो कोविड के बारे में बात कहां हो सकती है, यूएनओ के डब्ल्यूएचओ के अंदर। डब्ल्यूएचओ जो है यूएनओ का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, वहां हो सकता है। तो ये फायदे हैं अगर वैश्विक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको पर्यावरण से संबंधित बात करनी है, महामारी से संबंधित कोई बात करनी है, या युद्ध वगैरह से संबंधित कोई बात करनी है, कोई अपना मुद्दा रखना है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन वहां बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, एक मेजर रोल प्ले करता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, यानी इंटरनेशनल पीस के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला है सहयोग के लिए सामान्य मानक नियम तथा जो है सो कि प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है कि कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है दो देशों के बीच में, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाए जाते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है कि यह अमेरिका के साथ चर्चा तथा वार्ता को बढ़ावा देने में वाले एक मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कि अगर आपको अमेरिका वगैरह से बात करना है, चर्चा करना है, तो एक मंच आपको मिल जाता है, एक स्टेज मिलता है जहां पर आप जाकर के उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेरिका आज एक बहुत ज्यादा पावरफुल देश है आज के टाइम पे भी। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आप वीडियो को पॉज करके रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, हो सकता है आज ही मैं वो पार्ट 2 वाला वीडियो डाल दूं, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 वाले वीडियोस में लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर के, वो करवाता हूं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को न्यायोचित ठहराने के पक्ष में कोई एक उपयुक्त तर्क दीजिए। यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठित हुए, अलग अलग राज्य बनाए गए हैं,
तो उसको सही ठहराना है, और उसको सही ठहराने के लिए आपको फैक्ट बताना है। जैसे कि आप देखेंगे तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था, तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश, एपी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कई सारे राज्य भाषा के आधार पर अलग हुए, तो उसको सही ठहराना है कि भाई ये चीज सही था। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने राज्य की सीमाओं के निर्माण के एक समान आधार जो है वो प्रदान किया है, कि यानी कि भाषा के आधार पर अगर राज्य बटेगा तो उसकी जो सीमाएं वगैरह है उसका निर्माण काफी सही तरीके से हो सकता है और समान रूप से हो सकता है। अगला है कि इसने विविधता के सिद्धांत की स्वीकृति को रेखांकित किया है, ये कुछ बातें बता रहा है। अगला है इसके अलावा तथा विभाजन की आशंका को भी कम किया है इसने, कि क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई राज्य भाषा के आधार पर अलग होना चाहता है, वो नहीं आप उसको अलग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो दूसरे देश से मिल जाए, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह से मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये विभाजन के उसको भी कम करता है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट हो गए। और उसके अलावा है राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं अपितु अन्य के लिए भी खुल चुका था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसमें क्या हुआ कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाए। केवल वही लोग, ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेजी जानते थे वही पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी राजनीति में भाग ले सकते थे, बहुत सारे लोग भाग लेने लग गए। तो ये भी चीज खैर मतलब यहाँ पर एक फैक्ट लिख सकते हैं, तर्क लिख सकते हैं। इससे लोकतंत्र की एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, ठीक है। यानी कि जो भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, तो उसको एक लोकतंत्र का एक प्रोसेस के रूप में भी देखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो इजीली आपको जो 4 नंबर है वो मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि गिव एनी वन सुटेबल आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ जस्टिफाइंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर जो आपको देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यह इसी क्वेश्चन में आपको एक चॉइस देखने को मिल जाएगा, यानी कि अथवा देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। इसके चॉइस में क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा है कि गत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मानदंडों या कह लीजिए मापदंडों का वर्णन करना है आपको। यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएनएससी, ठीक है, उसमें जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यानी स्थायी सदस्य होते हैं और जो अपरमानेंट मेंबर यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब जो प्रस्तावित जो मानदंड है वो बताना है। जैसे कि एक तरह से ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दीजिए कि क्या चेंज हुआ है, क्या उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका आंसर रहेगा कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होना चाहिए अगर उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है तो, ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं कि एक प्रमुख सैन्य शक्ति होना चाहिए किसी देश के पास अगर उसको परमानेंट या फिर अस्थायी सदस्य बनना है तो भी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है। एक बड़ा देश होना चाहिए, ठीक है, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये सारे ही पॉइंट्स तो भारत के अंदर भी है, लेकिन भारत को ये लोग नहीं बनाते हैं। ना 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 ना, भारत को ये लोग सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाते हैं, अस्थायी बना देते हैं। अस्थायी सदस्य जो होता है ना सुरक्षा परिषद का, वो 2 साल के लिए रहता है और एक बार वो 2 साल के लिए बन गया तो आने वाले 5, 6 या 10 सालों के लिए वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अस्थायी बना देते हैं भारत जैसे देशों को, लेकिन स्थायी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलता है, यहाँ पर वही बात है ना कि अपनी बोली हुई बातों से पलट जाते हैं। और ये सब किसकी चाल होती है सुरक्षा परिषद में, ये सब वेस्टर्न कल्चर कंट्रीज जो है, ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी देश है उनकी चाल होती है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप लिख सकते हैं 4 नंबर में, इजीली आपको 4 नंबर मिल जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और जो इसका आंसर लिखना है आपको वो कुछ इस टाइप से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस टाइप से आपको अपना आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर ही, आपका खंड सी के अंदर जो मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके अंदर। तो मैप को आपको ध्यान से देखना है, वही चीज यहाँ बता रखा है। 28वां क्वेश्चन हमारा मैप वाला हो रहा है, मतलब है, तो उसको मैप को आपको करना है। तो क्या बता रखा है कि नीचे दिए गए मानचित्र में A, B, C और D से 4 देश बताए गए हैं,
ठीक है, उनको दी गई उनकी जानकारी के हिसाब से उनकी पहचान करनी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका के रूप में, एक टेबल के रूप में लिखना है। मैप फाड़ करके चिपकाना नहीं है, इस बार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एक टेबल के अंदर इस तरह से बना करके उनका लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने मैप का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मैप मैंने वैसे पहले अभी जो मैप वाला वीडियो डाला है मैंने, जिसमें इंपॉर्टेंट मैप बताया है, अगर जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देख लीजिए। मिड टर्म के लिए मैंने लगभग 5 आपका इंपॉर्टेंट मैप बता रखा है, जो कि फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये मैप करा रखा है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, एन ओल्ड मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, पुराना सदस्य देश कौन सा है? वो है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। अब आयरलैंड आपको कहां देखने को मिलेगा? ये जो आप ये यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ओके, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सी से यहां पर इंडिकेट कर रखा है, तो पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा एक पुराना सदस्य देश आयरलैंड, वो हो जाएगा सी। इस तरह से तो अब यहां पर आएंगे, यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है और संबंधित अक्षर जो है रिलेटेबल कैरेक्टर है वो है हमारा सी, और मैप के अंदर क्या लिख रखा है? आयरलैंड। ठीक है, कंट्री का नाम है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य, अ न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो एक नया सदस्य कौन सा देश है? वो है पोलैंड। अब पोलैंड आपको कहां देखने को मिलेगा? पोलैंड आपको इधर देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये ए वाला जो है ये पोलैंड है। ठीक है, तो दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस से हम अपने टेबल में जाते हैं, तालिका में जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा और संबंधित अक्षर यानी रिलेटेबल कैरेक्टर ए है और सही उत्तर है हमारा पोलैंड। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। ठीक है, a country of the European Union which is a permanent member of Security Council, तो परमानेंट मेंबर कौन है? फ्रांस है बच्चों, फ्रांस के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है। अब फ्रांस आपको यूरोपियन यूनियन में कहां देखने को मिलेगा? वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो बी वाला आप देख रहे हैं ना, ये आपका फ्रांस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आपका बी जो है ये सही हो जाएगा। तो आएंगे वापस से अपने टेबल में, यहां लिख देंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा है, रिलेटेबल कैरेक्टर है हमारा बी और सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, मैप वाला क्या पूछा है यहां हमसे कि वह देश जो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ठीक है, द कंट्री विच लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2016, तो वो ब्रिटेन था, वही ब्रिटेन जो हम पे 200 साल राज करके गए थे। अब ब्रिटेन आपको मैप में कहां देखने को मिलेगा? ये डी वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये ब्रिटेन है आपका, ये यूरोप का मैप है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका सही हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अब वहां पर वापस से अपने तालिका में आते हैं, टेबल में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है, संबंधित अक्षर डी है और जो सही उत्तर है हमारा वो है ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। तो ये मैप वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। सी कर ही रहे थे बच्चों, जिसके अंदर अब हमसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस किए थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सेक्शन ए और बी वगैरह के अंदर और सेक्शन सी के अंदर भी। ठीक है, इस तरह से। तो अब जो सेक्शन सी के अंदर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए उपाय सुझाइए। ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशंस है, उनको कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कई सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको ही आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। जैसा पहला चीज यहाँ पर क्या लिख रखा है कि लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ाना है तो जो भारत के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं उनके जो आपस के संबंध है उनको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, कोई भी देश हो, चाहे आप भारत ले लीजिए या पाकिस्तान ले लीजिए, बनता तो लोगों से ही है ना। यहाँ पर अगर लोग ही नहीं रहेंगे, पीपल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो देश नहीं बचेगा भाई, क्योंकि लोग ही नहीं हो वहां पर। ठीक है, तो वो देश होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यार। वो खाली भूमि होने से क्या होता है? भूमि तो आपका रेगिस्तान में भी है, ठीक है, यानी जमीन तो रेगिस्तान में भी देखने को मिलता है, तो वहां पर थोड़ी ना कुछ चीज होता है। तो मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि लोगों से ही देश बनता है। ठीक है, तो लोगों के अगर संबंध हम लोग ठीक करें ना, आपस के संबंध, तो इससे क्या हो सकता है? इससे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनको सुधारा जा सकता है। अगला, व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे अगर आप भारत में देखेंगे तो ज्यादातर हिंदू जो त्योहार है, हिंदू लोग जो मनाते हैं, जैसे आपका होली, दिवाली, छठ पूजा या रामनवमी या फिर और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं, दुर्गा पूजा, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहां पर, क्योंकि वो खुद को अपने आप को एक इस्लामिक देश बताते हैं,
ठीक है, इस्लामिक कंट्री बताते हैं, तो वहां पर ईद वगैरह काफी फेमस है। तो दोनों ही जो देश के लोग हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, या सरकारें भी कर सकती हैं कि एक दूसरे देशों के जो त्योहार होते हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, भारत में जैसे दिवाली अभी आने वाली है, तो ये पाकिस्तान के जो नेता है, वहां के जो लोग हैं, वो ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करके दिवाली के लिए हमें जो है सो कि बधाई दे सकते हैं। वैसे ही जब जो है सो कि पाकिस्तान में क्या होगा, ईद वगैरह आएगा, तो भारत के लोग वहां के लिए बधाई वगैरह देंगे उनको कि आपका ईद आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए इन त्योहारों को, ठीक है। और ईद वगैरह जब भारत में भी मनाई जाती है तब भी खुशियां मनाई जाती है, पाकिस्तान में मनाई जाती है तो भी खुशियां मनाई जाती है। तो मेन यहाँ पर निचोड़ ये निकलता है कि जो त्योहार होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए त्योहारों को मनाने के लिए, ठीक है। विवाद के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं की जानी चाहिए। जो भी हमारे विवाद है यार, देखो बहुत सारे विवाद है, मेन जो विवाद है वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के है, ठीक है। आपको भी पता होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चलता आ रहा है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के है। तो यार 1 to 1 बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ और मसला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर जम्मू कश्मीर वगैरह का मसला सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, समस्या जो है वो खत्म हो जाती है, तो एक तरह से हमारे संबंध बहुत अच्छे सुधर सकते हैं, ठीक है। अगला है वीजा अधिक स्वतंत्रता के साथ दिए जाने चाहिए। आप देखेंगे तो आज के टाइम पे वीजा जो दिया जाता है, वीजा क्या होता है, अगर मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है, और इंडिया से मान लीजिए आपको किसी भी देश में जाना है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते भाई, आपको एक वीजा चाहिए होगा। वीजा मतलब पाकिस्तान वाले आपको अप्रूवल देंगे, इजाजत देंगे कि हाँ भाई आप भारत से पाकिस्तान आ सकते हैं अपना पासपोर्ट और वीजा लेकर के। उसके लिए उनको कारण बताना होगा कि मैं भारत से पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई और पर्पस के लिए जा रहा हूँ। अगर उनको लगता है कि आप जो है उनके देश में आकर के कोई दिक्कत नहीं करेंगे और उनका फायदा हो सकता है, तो वो आपको वीजा दे देंगे। तो वीजा लेने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। तो वीजा जो है ना वो अधिक स्वतंत्रता के साथ दिया जाना चाहिए, ज्यादा फ्रीडम के साथ दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो दोनों देशों के संबंध है वो सुधर सके। अगला है, आप यहाँ पर पॉइंट देखेंगे क्या बता रखा है कि युद्ध के खतरों को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध तो टोटल हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, 1965, 1947, 48, 1999 और एक 1971, टोटल लगा के 4 युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा खतरा बना रहता है कि कब युद्ध हो जाएगा, कब युद्ध हो जाएगा। आज के टाइम में अभी 2022 चल रहा है भाई, ठीक है, और 2022 में भी जो है आज के टाइम पे एक खतरा बना रहता है कि कभी युद्ध हो सकता है हमारा उनके साथ। तो विश्वास करना होगा यार। हम वैसे देखा जाए तो भारत वाले तो बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो आतंकवाद पैदा करते हैं, ठीक है, वो विश्वास ही नहीं करते भारत के लोगों पे, और फिर भारत वाले कहां से विश्वास करें। आज अगर मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बारे में बताऊं, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो हम लोगों ने 1999 की बात है ये, हमने क्या किया था कि उनसे अपने रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान वालों से उनके साथ बस यात्रा की थी, जो कि दिल्ली से लाहौर तक चलेगी, इस टाइप की बस यात्रा का आयोजन करवाया था ताकि संबंध सुधारे जा सके। हमें लगा कि पाकिस्तान अब हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, कारगिल में चला गया, हमारा क्षेत्र कब्जा करने लग गया, ठीक है। तो हम तो विश्वास करते हैं लेकिन वो हम पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा हमारा विश्वास तोड़ते रहते हैं। तो ये चीज है, तो यही चीज को अगर ठीक करना है तो दोनों ही देशों को एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, भारत पाकिस्तान दोनों को, तभी जो है संबंधों को सुधारा जा सकता है। अगला है, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रमुख हस्तियों को मैत्रीपूर्ण माहौल में सहयोग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है या फिर जो हस्ती वगैरह है, तो उनको ऐसे माहौल में जो है ना वो सहयोग करना चाहिए। जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट हो गए आपके, या फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह जो है ना, उनको कोशिश करना चाहिए ना कि दोनों देशों के संबंध कैसे सुधारे जा सकते हैं, क्या बात हम लोग बोले, क्योंकि हमारी जैसे आप शाहरुख खान ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए, अजय देवगन ले लीजिए, या फिर कोई भी बड़ा एक्टर ले लीजिए, ठीक है। तो अगर वो चीज वो कुछ भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सलमान खान ने फटी हुई जीन्स पहनना शुरू किया, तो उसके बाद पूरा भारत के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसको कॉपी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर दोनों देश के जो प्रमुख हस्तियां हैं, बड़े बड़े हस्ती के लोग हैं या फिर सरकारें हैं, वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोग जो है ना, भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिल करके रहने लग जाए, ऐसी चीजें उनको बोलनी चाहिए, ऐसी चीजें उनको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारा जा सकता है। ये तो रही क्वेश्चन तक की बात। अब एक्चुअली में मैं फैक्ट के हिसाब से बताऊं ना, तो मेरा जो भी पॉलिटिकल का नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है कभी स्टेबल रह ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना आतंकवाद पैदा करने वाला देश है। वो भाई
क्या बोलूं मैं, मतलब अजीब कंट्री हो बिल्कुल। ठीक है, वो चाहता है, वो आज के टाइम पे भी यही चाहता है कि कैसे ना कैसे कश्मीर हड़प लूं। उसको ये नहीं पता कि ये नया भारत है, ये आज ये 1947 वाला भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है भाई। ठीक है, ये नहीं पता है, वो आज भी वही कश्मीर और यही सब में रह करके ना, आतंकवाद में रह करके बस सिमट से गए हैं। ठीक है, दोनों देश एक साथ आजाद हुए हैं, एक देश आज मंगल तक पहुंच चुका है और एक देश जो है जंगल भी नहीं जा पाता है। ठीक है, खैर चलिए, अलग मुद्दा है ये। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है, तो पीपल टू पीपल टाइज शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, और बिजनेस शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग चले तो आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि गैर पारंपरिक सुरक्षा को खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि जो गैर पारंपरिक सुरक्षा है ना, उसके खतरे के किन्हीं 4 स्रोत बताइए। ठीक है, देखिए जो सुरक्षा होती है ना, वो पारंपरिक सुरक्षा होती है और गैर पारंपरिक सुरक्षा होती है। ठीक है, तो उस यहाँ पर पूछ रहा है कि गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों को बताना है यहाँ पर हमें। तो 4 नए स्रोत कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है। अब पारंपरिक क्या होता है और गैर पारंपरिक क्या होता है, ये अभी हम लोग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आगे एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के यहाँ पर आप देख लीजिए, गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरे के 4 नए स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है आतंकवाद, दूसरा है मानव अधिकारों का उल्लंघन, तीसरा है वैश्विक निर्धनता, और चौथा है प्रवास यानी माइग्रेशन, और पांचवा है आपका स्वास्थ्य महामारियां जैसे कोविड-19। ये सब जो है ना, ये नए खतरे के स्रोत है आज के टाइम पे, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। इन्हीं को एक्सप्लेन करके आप 150 शब्दों में लिख देंगे, इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, टेररिज्म है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन और हेल्थ एपिडेमिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। 30वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत और चीन के बीच में आप देखेंगे तो संघर्ष बना ही रहता है। ठीक है, कहा हम लोग एक टाइम पे एक नारा चलाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह से नारा चलाते थे ना, लेकिन कहाँ पे अब हम लोग 2022 में जी रहे हैं और आज के टाइम पे 2022 में कोई चीनी भारतीय लोगों को देखना नहीं चाहता है, और हम लोग तो भाई उनकी शक्ल देख लेना तो हमारा जतरा खराब हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हैं आप, शक्ल मतलब उनकी चीनी लोगों की देख लेना तो भारत के लोग सोचते हैं कि यार इसकी शक्ल देख लिया चाइनीज की मैंने। ठीक है, ये चीज है, तो इतने संबंध खराब हो चुके हैं। तो इसके क्या कारण है, संघर्ष के कारणों को बताना है। ठीक है, संघर्ष मतलब एक तरह से विवाद क्यों रहता है भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में, माफी चाहूंगा, भारत और चीन के बीच में। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में विशेष रूप से सीमा से संबंधित विवाद रहता है। ठीक है, अगर मैं चीन की बात करूं ना, तो ये है आपका चीन और ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो चीन पता है क्या सोच रखता है, वो विस्तारवादी सोच रखता है। वो बोलता है ना कि हम इतना है ना तो हम अपने देश को इतना बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, वो भारत की जमीन को कब्जा करने लग जाता है। कई बार बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कई बार बोलता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद चलता रहता है। भाई चीन इतना मतलब क्या ही बोलूं, उससे ना पूरी दुनिया परेशान है आज के टाइम। एक तो कोरोना जो कि चीन ने दिया, और दूसरा उसकी विस्तारवादी नीति, अपने देश को बड़ा करने की। हम लोगों की क्या नीति है, हम लोग अब बोलते हैं कि भाई हमारा देश इतना बड़ा है ना, तो भगवान ने जितना हमें दिया है ना उतने में खुश है हम लोग। ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चंगा सी। लेकिन चीन वाले बोलते नहीं, चंगा क्या सी भाई, हम तो भाई अपना देश बढ़ाएंगे, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ यार, एक तुम बढ़ाओ, एक बढ़ाते जाओ, और एक दिन भारत को बोल देना चाहिए ना पूरा चीन ही हमारा है, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, खैर तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं भारत और चीन के संघर्षों के बीच में जो कारण है, संघर्ष के कारणों में। दूसरा है भारत में दलाई लामा को शरण दिए जाने पर तनाव। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो भारत ने क्या किया था, दलाई लामा जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु है, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में पंडित होते हैं ना पूजा करवाने वाले, मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं,
ठीक है। उसी हिसाब से तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, तो चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो उस टाइम पे भारत ने उनको शरण दी, लगभग 1959 के आसपास। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में जो दलाई लामा आए थे वो कब आए थे, कब भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था। ईयर जो है एक बार कमेंट करके बताइए। जहां तक मेरे ख्याल से 1959 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको लेकर के चीन जो है हमेशा विवाद करता है, बोलता है कि तुमने कैसे इनको शरण दे दिया, ठीक है, मैं तो इसका विवाद करूंगा। और भारत बोलता है तू जो करना है कर ले भाई, मैं जिसको शरण देना चाहूं दूं, क्योंकि हम लोग जो है ना एक नीति को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को मानते हैं, यानी पूरी दुनिया जो है ना एक परिवार के समान है, ठीक है। और वही बात है ना, पूरी दुनिया के परिवार के समान हम लोग तो मानते हैं, लेकिन तुम नहीं मानते, तो तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन हम तो मानेंगे भाई, ठीक है। जो हमारे पास आएगा आसरा मांगने के लिए उसको हम देंगे। और इसी को लेकर के भारत और चीन के संबंध जो है बिगड़ से गए हैं जब से भारत ने दलाई लामा को शरण दिया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि चीन के पाकिस्तान के साथ निकट संबंध तथा उसकी परमाणु कार्यक्रमों में मदद करना, इसको लेकर के भी भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो खराब होते चले आए हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों ने 1998 में, कब बच्चों, 1998 में जो है सो कि क्या किया, अपना परमाणु परीक्षण किया। और उसी दौरान जो है पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, ठीक है। तो कहां से किया भाई, चीन ने ही तो मदद की थी। हम लोगों ने जो अपना परमाणु परीक्षण किया उसमें ज्यादातर हिस्सा मेड इन इंडिया था, हमने अपने तरफ से लगाया, और कुछ हिस्सा जो है यूएसएसआर का यानी कि जो रूस है उसने हमें मदद की थी, और तब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया। लेकिन पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया चीन की मदद से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनके जो संबंध है वो और अच्छे होते चले गए, जिससे भारत को खतरा महसूस होने लग गया। क्यों? क्योंकि चीन जो है ना पाकिस्तान में आतंकवाद को और बढ़ावा देता चला गया, और इससे भारत को जो है नुकसान होता चला गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इस कारण से भी भारत और चीन के संबंधों में जो है तनाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। अगला है चीन द्वारा संयुक्त राज्य या कह लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का समर्थन। कई बार चीन जो है ना वो क्या करता है ना कि पाकिस्तान का समर्थन कर देता है यूएनओ के अंदर, कई बार उनके टेररिस्ट को भी बचाने के लिए यूएनओ में उनका सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान का। तो इसको लेकर के भी भारत और चीन के संबंध जो है वो बिगड़ते रहे हैं, उनमें संघर्ष देखने को मिला है। और भी कई सारे कारण आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 4 कारण आपको बता दिए, इनको भी अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देते हैं इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एनालाइज द कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्पेसिफिकली टू द बॉर्डर इन अरुणाचल एंड अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या होता है, अक्साई चीन भी समझ लीजिए। अक्साई चीन वो है जैसे कि 1962 में हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला कश्मीर का हिस्सा है, खास करके लद्दाख का हिस्सा जो है उधर साइड में आप देखेंगे ना, तो चीन ने क्या किया कि इतनी एरिया में कब्जा कर लिया, उसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने कुछ एरिया में कब्जा कर लिया था जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसी प्रकार से इसको अक्साई चीन बोलते हैं, बोले तो सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो इसको लेकर के विवाद रहता है, और कई बार चाइना जो है सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, ठीक है। तो उसको लेकर के भी भारत और जो है सो कि चीन के संबंध जो है वो खराब रहे हैं। और यूएनओ में भी देखेंगे तो चाइना जो है पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, तो इसको लेकर के भी हमारे जो समर्थन रहे वो सही नहीं रहे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो एक अथवा में आपको क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझ लेते हैं बच्चों। इसके चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके किन्हीं 2 परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 परिणाम बोला है, यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सिर्फ 2 ही परिणाम क्यों बोला, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष बता दो, ठीक है, 2 नंबर में ये मान लो, और यहाँ पर 2 या 4 नंबर में ये मान लो, 4 नंबर में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को आप कितने नंबर में कर सकते हो, 4 नंबर में, और 2 नंबर में इसके परिणाम क्या निकले जातीय संघर्ष का वो बता दीजिए, ठीक है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे तो भारत के नीचे साइड में जाएंगे तो वहां पर आपको श्रीलंका नाम का एक देश देखने को मिलेगा, जो कि एक टापू है जहां पर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका को मैं एस से यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर क्या है ना, 2 कम्युनिटी रहती थी। एक तो आपका सिंघली लोग रहते थे जो कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे भारत में आप देखेंगे हिंदू लोग जो है ना मेजोरिटी में आते हैं, पूरे भारत में
हिंदू बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार से श्रीलंका में सिंघली लोग बहुत ज्यादा थे, और दूसरे जो है जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि कम लोग जो है अल्पसंख्यक थे, वो तमिल लोग थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होता था कि तमिल लोग बोलते थे कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, सिंघली लोग बोलते थे कि हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। ये तमिल लोग कौन है? ये भारत के अंदर से गए लोग, जो तमिल मतलब भारत के अंदर से ये तमिल लोग गए हुए हैं, ठीक है। भारत में जो तमिलनाडु है वहां साइड से ये तमिल लोग जाकर के श्रीलंका नामक देश में बस गए थे, इस देश में बस गए और यहाँ पर माइनॉरिटी बन करके रह गए, और इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती आई है कई बारी, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे भारत के अंदर अगर आजादी से लेकर अब तक देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम के अंदर कई बारी दंगे हुए हैं, तो उसी प्रकार से वहां श्रीलंका के अंदर आप देखेंगे तो सिंघली लोग जो थे और तमिल लोग जो थे उनके अंदर काफी सारे दंगे हुए हैं, और उनको कई बारी शांत करवाने का भी कोशिश किया गया है। कई बारी शांत हुए हैं, कई बारी नहीं हुए हैं, और कई बारी शांत जब नहीं हुए तो कई सारे परिणाम देखने को मिले हैं। तो वही चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, बता रखा है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष। देखिए लोकतंत्र देश होने के बावजूद, श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका ने सोचा कि वह तमिलों को रियायतें प्रदान नहीं करेंगे, यानी कि तमिल लोग जो है ना, जो कम संख्या में श्रीलंका में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको ज्यादा फायदा नहीं देंगे, ज्यादा रियायतें नहीं देंगे, ज्यादा अधिकार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका केवल सिंघलियों से संबंधित है। वो ऐसा सोचते थे श्रीलंका वाले कि भाई मेरे यहाँ पे तो सिंघली लोग जो है उन्हीं को ज्यादा फायदा देना चाहिए, तमिल लोग क्या, ये तो बाहर के लोग जबरदस्ती आकर के बस गए हैं, ठीक है। तो इसी भेदभाव ने क्या किया, उग्रवादी तमिल राष्ट्रवाद और एक हिंसक टकराव को जन्म दिया। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक कम्युनिटी को ही बढ़ावा दोगे तो दूसरी वाली कम्युनिटी जो गुस्सा हो जाएगी कि आप उसी कम्युनिटी को, उसी लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, मुझे भी तो दो, हम भी तो आपके देश में रह रहे हैं, हम भी तो आपके देश के नागरिक है। तो इसको लेकर के दोनों जो कम्युनिटी थे, दोनों जो समुदाय थे, उनमें क्या हो गया, भड़प हो गया, ठीक है। और वही यहाँ पर इसका कुछ परिणाम भी देखने को मिले। परिणाम क्या देखने को मिले, सेना और लिट्टे के बीच में हिंसक टकराव देखने को मिले। अब लिट्टे जो तमिल लोग जो थे वो लोग तो कम संख्या में थे, तो तमिल लोगों के जो अधिकार है उनको बचाने के लिए एक संगठन सामने आया, लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ठीक है। तो लिट्टे किसके साइड से आया, तमिल लोगों के साइड से। और लिट्टे ने क्या किया, सेना पे हमला बोल दिया, और सेना और लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और ये लड़ाई काफी समय तक चली थी। इसी को सुलझाने के लिए भारत ने, इस मामले को सुलझाने के लिए श्रीलंका से बातचीत करने का प्रयास किया, और भारत ने क्या बोला कि हम जो है IPKF भेजेंगे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, ठीक है, जिसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। हमने शांति सेना भेजी ताकि श्रीलंका में शांति स्थापित की जा सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और तमिल लोगों की दुश्मनी अर्जित कर ली, ठीक है। यानी कि ये तो एक तो जैसे कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे श्रीलंका के अंदर, और जो तमिल लोग जो थे वो उनका गुस्सा वगैरह और बढ़ गया, और ये चीज आगे चल के और भी दिक्कत दिया श्रीलंका को। तो ये था आपका पूरा आपका जैसे कि मामला श्रीलंका में जातीय संघर्ष का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द एथिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका एंड जो है सो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका एंड एनी टू ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है, इस टाइप से, ठीक है। और नीचे चलूं तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस हिसाब से, ये इस हिसाब से आपको पूरा लिखना है, और इसी को एक्सप्लेन करके लिख देंगे, इजीली आपको जो है सो कि 6 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन कि पर्यावरण के ऐसे मामलों पर भारत के पक्ष का विश्लेषण कीजिए जिनकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण का ऐसा मामला बताना है जो हम लोगों ने उठाया था पर्यावरण से संबंधित, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हमने बताया है या फिर जिस पे चर्चा की है, ठीक है। पहला है विकसित देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यानी कि जो आज के टाइम पे विकसित देश है, जैसे आप देखेंगे अमेरिका है, यूरोप के विकसित देश है, जर्मनी वगैरह है, ठीक है, ये सब विकसित देश है। तो जो ग्रीन हाउस गैस निकला है, जितना ज्यादा आप आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ये एक ऐसी गैस होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो जो आज के टाइम पे आप मान लीजिए पूरी पर्यावरण में जितना भी ग्रीन हाउस गैस है उसको 100% मान लीजिए, कितना परसेंट, 100%। तो उसमें से अकेला 80% तो ये विकसित देशों ने किया है, अमेरिका वगैरह ने,
ठीक है, 20% ही जो विकासशील देश है, जो भारत जैसे देश है, उन्होंने जो है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित किया है। ठीक है, तो इस बात को पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर चर्चा किया। अगला है, भारत समान परंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारत जोर देकर कहता है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है, अतः यह ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये बोलते हैं ना, भारत के जो लोग है वो ये जाके बोलते हैं, या भारत की सरकार, कि भाई देखो तुम लोग तो विकसित हो गए पर्यावरण को प्रदूषित करके, अब तुम लोग ये बोल रहे हो कि प्रदूषण नहीं करेंगे, अब पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो भारत के लोग बोलते हैं या फिर विकासशील देश बोलते हैं, ऐसा कैसे भाई, तुम लोग विकसित हो गए, प्रदूषण कर दिया पर्यावरण में, और हम लोग क्या दिवाली का पटाखा जलाएंगे और हम लोग उसी में खुश रहेंगे, हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित करके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको अब विकास करना है तो उसका एक बेसिक नियम यही होता है कि आपको प्रदूषण करना ही करना पड़ेगा यार, या तो पर्यावरण ले लो या तो विकास ले लो। ठीक है, तो ये चीज है। तो भारत और भारत जैसे विकासशील देशों ने ये बोला कि आप लोग विकसित हो चुके हो पर्यावरण को प्रदूषित करके, अब हमें भी तो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकसित होने दो। पर्यावरण प्रदूषित होता है तो हम क्या करें भाई, तुम तो हो चुके हो और हमारी बज्जी में तुम बोल रहे हो कि वही बात है, पर्यावरण प्रदूषित मत करो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और आपका जो दोस्त है वो बैटिंग कर लेता है, वो उसका बैट होता है तो वो बैटिंग कर लेता है, आपने बहुत मेहनत से 2 ओवर 4 ओवर बॉल डाला उसको खिलाने के लिए, और उसके बाद जब उसको डाल दिया, उसने पूरी बैटिंग कर ली मन भर, तो आप बोलते हैं भाई मेरी बारी है, अब मेरे को बैटिंग करा दे। तो आपका दोस्त बोलेगा भाई मेरा बल्ला है, मैं तेरे को बैटिंग नहीं कराऊंगा, और अब हम थक गए हैं, अब जो है ज्यादा नहीं खेलेंगे, चलो घर चलते हैं। तो बहुत गुस्सा आता है ना, फिर बोलते हैं कि भाई तेरे को तो यार पूरा खिला दिया, अब तू मेरे को खिला ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज, वही सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विकसित देश तो प्रदूषण करके विकसित हो गए, अमेरिका जैसे देश, लेकिन जो विकासशील देश है, गरीब देश थे, उनको आप बोल रहे हैं, डायलॉग मार रहे हैं कि भाई अब तुम प्रदूषण फैला रहे हो भाई। तो उसी हिसाब से भारत जैसे देशों ने बोला कि आप विकसित हो चुके हो, हम भी विकसित होंगे, हमारी प्राथमिकता ये है कि हम आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकास करें, और प्रदूषण होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। और उसी हिसाब से कुछ बातें बता रखी है कि भारत ने पृथ्वी सम्मेलन बोले तो रियो के समझौते के क्रियान्वयन का प्रयास किया है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे अभी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ बातें और यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। इस हिसाब से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन करना था। मैंने 7 पॉइंट बता दिया है, 7 में से कोई भी 6 पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, इजीली आपको जो 6 नंबर है वो मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन सच एनवायरमेंटल इश्यूज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलें बच्चों, तो इसी में आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यही वाला क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफी बारी पेपर में आ रखा है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो कई बार ये जो है पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा जो है उसकी पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है। सिर्फ यहाँ पारंपरिक धारणा पूछा है, लेकिन अपारंपरिक धारणा भी होती है, तो सिर्फ हम पारंपरिक धारणा की बात कर लेते हैं। चाहे आपको अपने देश में बाहरी रूप से सुरक्षा करना हो या आंतरिक रूप से सुरक्षा करना हो, तो अगर आपको आंतरिक रूप से सुरक्षा करना है तो उसकी क्या धारणा होती है कि यह देश के भीतर की सुरक्षा से संबंधित होता है, जैसे कानून व्यवस्था बना के रखिए, आंतरिक व्यवस्था को सही स्टेबल बना करके रखिए। ठीक है, अपने देश में आपको अगर इंटरनली अगर सिक्योरिटी स्टेबल रखना है तो। अगला है, किसी बाहरी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। अगर कोई बाहर की शक्ति से, जैसे भारत को चाइना जैसे देशों से लड़ना है, तो पहले इंटरनली तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, सारे राज्यों को मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी तो बाहर के देशों से लड़ पाएंगे हम लोग, अगर बाहर के देश हमला करते हैं तो यही चीज यहाँ बता रखा है कि आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंदर आपको बाहर की चुनौतियों से लड़ने से पहले आपको इंटरनली जो है आंतरिक रूप से सुरक्षित होना होगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश विकसित देशों में आंतरिक सुरक्षा को लगभग
सुनिश्चित कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसके बाद जितने भी जो विकसित देश है ना, सब लोग ये इंश्योर किए कि भाई हम लोगों को कम से कम अपने देश जो है इंटरनली तो स्ट्रांग रहे। तो ये सारे देशों के द्वारा सुनिश्चित किया गया, इंश्योर किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा, जो डेवलप कंट्रीज थी। ठीक है, तो ये आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक धारणा थी। ठीक है, अब वही है बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या होगा, इसमें क्या होता है कि किसी अन्य देश से बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध का खतरा रहता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये खतरा रहता है कि कभी पाकिस्तान इंडिया पे हमला ना कर दे। जिस दिन हमला किया हम लोग डबल उस पर हमला करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें दूसरे देशों से हमले से बचने के लिए अपने देश को सुरक्षित रखना पड़ता है। अगला है, कोई भी देश युद्ध को रोक सकता है, मुकाबला कर सकता है अथवा हथियार डाल सकता है। इसके अंदर सरकारें शक्ति संतुलन बना सकती हैं, इसके अंदर बाह्य सुरक्षा के अंदर, और सरकारें गठबंधन बना सकती हैं। ठीक है, बाह्य सुरक्षा करने के लिए, जैसे आप नाटो जैसे संगठन देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।